आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। सबसे पहले मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तमाम जो स्टूडेंट हैं, तमाम जो उनके असातिज़ा हैं, कुलीग्स हैं, और इसके अलावा जो जामई हैं, उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया को एक बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सौगात मिली है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अब मेडिकल कॉलेज भी मिल गया है। अब वहां से बच्चे जो हैं वो मेडिकल की भी तालीम हासिल कर सकेंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, और इसका ऐलान बाकायदा आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने किया। आज जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपना यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे मना रहा था, तभी इसका ऐलान किया गया। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा ऐलान है। आइए एक नजर डालते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तारीख पर कि आखिर कैसे ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया यहां तक पहुंचा, कैसे एक एक डिपार्टमेंट अलग अलग कायम होते रहे, और किन किन लोगों ने अपनी अजीम कुर्बानियां इस जामिया मिल्लिया इस्लामिया को दी हैं, कैसे ये आज भी गंगा जमनी तहजीब की अलामत बना हुआ है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया संयुक्त प्रांत भारत के अलीगढ़ में मूल रूप से 1920 में एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। 1988 में भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। उर्दू भाषा में जामिया का अर्थ विश्वविद्यालय और मिल्लिया का अर्थ है राष्ट्रीय। आजादी के पूर्व नई दिल्ली में स्थित एक छोटी सी संस्था से केंद्रीय विश्वविद्यालय तक इसके विकास की कहानी, नर्सरी से एकीकृत शिक्षा में विशेष क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रस्तुत लोगों के समर्पण, दृढ़ विश्वास की गाथा है, जो सभी बाधाओं को पार करते हुए कदम बढ़ाते रहे। भारत कोकिला सरोजनी नायडू के अनुसार उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर और तमाम कुर्बानियां देकर जामिया का निर्माण किया। औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के अधीन दो प्रमुख प्रवृत्तियों ने हाथ मिलाकर जामिया के निर्माण में योगदान दिया। एक उपनिवेश विरोधी इस्लामी सक्रियतावादी थी, और दूसरी पश्चिमी शिक्षित भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों के राजनैतिक रूप से कट्टरपंथी धारा की समर्थक एवं स्वतंत्रता आकांक्षी थी। 1920 के राजनीतिक माहौल में एक उत्प्रेरक के रूप में महात्मा गांधी के साथ साथ दो प्रवृत्तियां, उपनिवेश विरोधी सक्रियतावादी खिलाफत आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन, ने रचनात्मक शक्तियों को संगठित करने के साथ साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के निर्माण में भी मदद की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे भारत के सबसे प्रगतिशील शैक्षिक संस्थानों में से एक कहा है। गांधी जी के आह्वान पर औपनिवेशिक शासन द्वारा समर्थित या चलाए जा रहे सभी शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों के एक समूह ने ब्रिटिश समर्थक इच्छा के खिलाफ विरोध कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़ दिया। इस आंदोलन के सदस्यों में मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा प्रमुख थे। 29 अक्टूबर 1920 को फाउंडेशन समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हुए: डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी दिल्ली, मुफ्ती किफायतुल्लाह दिल्ली, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली उत्तर प्रदेश, मौलाना सुलेमान नदवी बिहार, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी उत्तर प्रदेश, मौलाना हुसैन अहमद मदनी उत्तर प्रदेश, चौधरी खलीकुज्जमा उत्तर प्रदेश, नवाब मोहम्मद इस्माइल खां, तसद्दुक हुसैन खां उत्तर प्रदेश, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पंजाब, मौलाना सनाउल्लाह खां अमृतसरी पंजाब, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पंजाब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बंगाल और बिहार, डॉक्टर सैयद महमूद बंगाल और बिहार, सेठ अब्दुल हारून कराची वाले सिंध, बम्बई और हैदराबाद, अब्बास तैयब जी सिंध, बम्बई और हैदराबाद, सेठ मियाँ मोहम्मद हाजी जाम छोटानी सिंध, बम्बई और हैदराबाद, मौलवी अब्दुल हक सिंध, बम्बई और हैदराबाद। 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान जामिया के प्रथम चांसलर निर्वाचित हुए। अल्लामा इकबाल ने गांधी जी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए
मोहम्मद अली जौहर जामिया के पहले वाइस चांसलर बने। एक सिंडिकेट चुना गया और एक पाठ्यक्रम उप समिति बनाई गई। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और मुस्लिम धर्मज्ञ मौलाना महमूद हसन ने शुक्रवार 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की आधारशिला रखी। जिन मुस्लिम परिस्थितियों में इसे शुरू किया गया उसे ध्यान में रखते हुए इसके पहले शिक्षकों की सूची बहुत प्रभावशाली है। उस समय जन्मे राजनैतिक संकट में थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि भारत की स्वतंत्रता के गहन राजनैतिक संघर्ष की गर्मी में जामिया बच नहीं पाएगी। इसने बारडोली संकल्प में भाग लिया और देश के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए देश भर में स्वयं सेवकों को भेजा। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने जल्द ही कई शिक्षकों और छात्रों को कैद कर लिया। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। शिक्षकों और छात्रों को छोड़ दिया गया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1924 में खिलाफत के अंत की घोषणा की। अचानक जामिया ने स्वयं को एक गंभीर संकट में देखा। कुछ का विश्वास था कि जामिया अपने मिशन को हासिल करेगा, दूसरों का विश्वास था कि संस्था ने अपने अस्तित्व को असहयोग और खिलाफत आंदोलन के अंत के साथ खो दिया है। यहाँ तक कि खिलाफत से प्राप्त छोटी वित्तीय सहायता भी अब मिलनी बंद हो गई। जब प्रमुख लोगों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया तब जामिया के विध्वंस की संभावना स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। ये कहावत कि जब वक्त खराब आता है साया भी साथ छोड़ देता है, जामिया के बारे में चरितार्थ नहीं हो सकी। जब संकट गहराया तब हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा तीनों ने गांधी जी की सहायता से जामिया को 1925 में अलीगढ़ से करोल बाग नई दिल्ली में स्थानांतरित किया। गांधी जी ने ये कहकर जामिया को चलाना होगा, अगर तुमको वित्तीय सहायता की चिंता है तो मैं इसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए तैयार हूं। इस बात ने जामिया का मनोबल बढ़ाया। जब आत्मनिर्भरता के लिए गांधी जी ने चरखा और तकली के रचनात्मक कार्यक्रम को पसंदीदा पेशे के रूप में अपनाया, जामिया ने उसका अनुगमन किया। हालांकि गांधी जी ने जामिया की वित्तीय मदद को सुरक्षित करने के लिए बहुत लोगों से संपर्क भी किया, लेकिन ब्रिटिश राज के तहत कांग्रेस समर्थित संस्था की मदद करने का जोखिम कई इच्छुक संरक्षक नहीं उठाना चाहते थे। रूढ़िवादी मुसलमानों ने भी जामिया को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खतरे के रूप में देखा। उन मुश्किल दिनों के दौरान हकीम अजमल खान ने अपनी जेब से जामिया के ज्यादातर खर्च उठाए। डॉक्टर एम ए अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा ने भारत और विदेशों में जामिया के महत्व को समझाने और इस महान संस्थान के लिए धन इकट्ठा करने के लिए दौरा किया। उनके सामूहिक हस्तक्षेप ने इसके निश्चित पतन को टाल दिया। 1925 में लंबी विवेचना के बाद तीन दोस्तों के समूह डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आबिद हुसैन और डॉक्टर मोहम्मद मुजीब ने जर्मनी में अध्ययन करने के बाद जामिया की सेवा करने का फैसला लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त की थी, एक प्राकृतिक और करिश्माई नेता थे। डॉक्टर आबिद हुसैन ने अपनी पीएचडी शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की थी। मोहम्मद मुजीब इतिहास के एक ऑक्सफोर्ड विद्वान और जर्मनी में मुद्रण के छात्र थे। वो जोशीले एवं प्रतिबद्ध सुधारवादी नेता थे। फरवरी 1926 के प्रारंभ में तीन दोस्त जर्मनी से नार्ड्यूशर लॉयड स्टीमर एसएस डेर फिलंगर द्वारा जामिया आए। जामिया में डॉक्टर जाकिर हुसैन को 100 रुपए वेतन की पेशकश की गई। जामिया में डॉक्टर जाकिर हुसैन को 100 रुपए वेतन की पेशकश की गई। यूरोपीय योग्यता प्राप्त उनके दो अन्य दोस्तों को 300 रुपए वेतन की पेशकश की गई। जामिया के सीमित संसाधनों से भुगतान की कठिनाई का एहसास होने पर आबिद हुसैन और मोहम्मद मुजीब ने स्वेच्छा से अपने वेतन को घटाकर 100 रुपए किया। अपने दोस्तों की प्रतिबद्धता को देखते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी अपना वेतन 80 रुपए करने का फैसला लिया। उन्होंने जो कदम उठाए उनमें पहला एक बेहद लोकप्रिय कदम शाम की कक्षाओं में पौध शिक्षा की शुरुआत करना था। यह आंदोलन बाद में अक्टूबर 1938 में इदारे तालीमो तरक्की नामक एक संस्था के रूप में जाना जाने लगा। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि छात्रों को समायोजित करने के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए।
1928 में हकीम अजमल खान का निधन हो गया। हकीम साहब जामिया की वित्तीय जरूरतों का इंतजाम करते थे, इसलिए ये दूसरे वित्तीय संकट की शुरुआत थी। जामिया का नेतृत्व फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन के हाथों में आ गया, जो 1926 में जामिया के वाइस चांसलर बने। जामिया के लगातार संकटों के समाधान के लिए प्रतिज्ञाबद्ध युवा शिक्षकों के एक समूह ने डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में अगले 20 वर्षों के लिए 150 रुपए के वेतन पर काम करने का संकल्प लिया। यह समूह जामिया का जीवन सदस्य कहलाया। जामिया का मुद्रण और प्रकाशन विभाग दरियागंज में स्थापित नई जामिया प्रेस, उर्दू अकादमी और मकतबे जामिया के साथ 1928 में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, डॉक्टर आबिद हुसैन और हामिद अली के प्रभार के तहत क्रमशः स्थापित किया गया। 1 मार्च 1935 को दक्षिणी दिल्ली के बाहरी इलाके के एक गांव ओखला में एक विश्वविद्यालय भवन की आधारशिला रखी गई। 1936 में जामिया प्रेस, मकतबा और पुस्तकालय को छोड़कर सभी संस्थान नए परिसर में स्थानांतरित कर दिए गए। जामिया का बुनियादी महत्व शिक्षा के नवीन विधियों को विकसित करना था। इसने 1938 में टीचर्स कॉलेज, उस्तादों का मदरसा की स्थापना की। 1936 में डॉक्टर एम ए अंसारी का निधन हो गया। 4 जून 1939 को जामिया मिलिया इस्लामिया एक संस्था के रूप में पंजीकृत हुई। जामिया के नवीन शिक्षा आंदोलन की प्रसिद्धि फैली और विदेशों से गणमान्य व्यक्ति जामिया को देखने आने लगे। हुसैन रऊफ बे 1933, काहिरा के डॉक्टर बेहजेत वाहबी 1934, तुर्की की सुश्री हलीदे अदीब 1936 उनमें से कुछ एक हैं। विदेशी आगंतुक जामिया से प्रभावित हुए और जामिया में काम करना शुरू किया। जर्मन महिला सुश्री फिलिप्स बोर्न ने कई वर्षों तक जामिया की सेवा की, जिनके मरने के बाद जामिया में दफनाया गया। 1949 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के निमंत्रण पर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, जो कि एक धर्मज्ञ और स्वतंत्र सेनानी थे, जामिया में रहने के लिए आए। उन्होंने जामिया में एक इस्लामी अध्ययन का स्कूल शाह वलीउल्लाह की विचारधारा को प्रचारित करने के लिए शुरू किया। जाकिर हुसैन, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन दिनों को बुराई के समक्ष अविनाशी आशावाद के रूप में याद करते थे, जैसे वो संतोष के दिन थे जब उन्हें बहुत कुछ करने की अभिलाषा थी लेकिन करने के साधन नहीं थे। जाकिर हुसैन के बाद भारत के 1946 में जामिया के रजत जयंती समारोह के दौरान एक संकट देखा गया, जिसका सामना भारत को आने वाले वर्षों में करना पड़ा। श्री और श्रीमती मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान मंच पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कुलपति महोदय के एक तरफ थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और सर सी राजगोपालाचारी दूसरी तरफ थे। विभाजन के बाद दंगों ने उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया, जिसमें जामिया भी प्रभावित हुई, लेकिन इसका परिसर नहीं। गांधी जी ने यह देखा कि ये परिसर सांप्रदायिक हिंसा के मरुस्थल में एक रमणीय स्थान की तरह है। मकतबा जामिया ने आगजनी में 7 लाख रुपए मूल की पुस्तकें खो दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जामिया भिन्नता के साथ एक शैक्षणिक संस्था के रूप में निरंतर विकास करता रहा। कई विदेशी गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली भ्रमण के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया का दौरा करते रहे, जिनमें मार्शल टीटो, राजा जहीर शाह अफगानिस्तान, युवराज फैसल सऊदी अरब, राजा रजा शाह पहलवी ईरान और शहजादा मुकर्रम जह शामिल हैं। 1962 में श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा की मौत हो गई। 1962 में श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा की मौत के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो तब तक भारत के उपराष्ट्रपति का प्रभार संभाल रहे थे, वो जामिया के कुलाधिपति बने। 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जामिया को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया। इसके तुरंत बाद 1967 में समाजकार विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 1971 में जामिया ने डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका 1969 में निधन हो चुका था, के सम्मान में डॉक्टर जाकिर हुसैन इस्लामी अध्ययन संस्थान की शुरुआत की। 1978 में सिविल इंजीनियरिंग में बीई पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 1981 में मानविकी एवं भाषा संकाय, प्रकृति विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय और राज संस्थान केंद्र की स्थापना की गई। 1983 में
जनसंचार एवं अनुसंधान केंद्र और कोचिंग एवं कैरियर योजना केंद्र शुरू किया गया। 1985 में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय और विश्वविद्यालय कंप्यूटर केंद्र स्थापित हुआ। 1987 और 88 में अकादमिक स्टाफ कॉलेज और तीसरी दुनिया अध्ययन अकादमी शुरू की गई। दिसंबर 1988 में संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। संकायों की सूची में अर्थात शिक्षा, मानविकी एवं भाषा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में एक और संकाय विधि संकाय के रूप में 1979 में जुड़ गया। स्नातक एवं स्नातकोत्तर BA MA पर कई नए पाठ्यक्रम, कोर्स एवं कार्यक्रम शुरू किए गए। जामिया में 9 संकायों के अलावा शिक्षण और अनुसंधान के कई केंद्र जैसे AJK जनसंचार एवं अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अकादमी इत्यादि हैं। जामिया सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है। ये विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर IT पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा जामिया का एक विस्तृत परिसर नेटवर्क है जो उसके विभागों और कार्यालयों की एक बड़ी संख्या को आपस में जोड़ता है। तो देखा आपने, पूरी एक तारीख मिलेगी और आपको अंदाजा होगा कि वाकई जामिया मिलिया इस्लामिया जो है कैसे गंगा जमनी तहजीब की सही माना में एक अलामत है, एक मिसाल है। ये इसकी हमने तारीख पेश की है, इसका एक इतिहास पेश किया है, इसमें कैसे कैसे लोग शामिल हैं ये आप देखिए। तो बहरहाल ये एक बड़ी धरोहर है और सरकार ने इस बात को समझा और जामिया मिलिया इस्लामिया की जो एक जमाने से डिमांड थी, मांग थी कि इसको मेडिकल कॉलेज दिया जाए, वो अब इसे मिल गया है। अब यहां से बच्चे MBBS की तालीम हासिल कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बार फिर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर को मुबारकबाद पेश करूंगा और जामिया के तमाम स्टूडेंट और टीचर्स और इसके अलावा तमाम जामई की खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।